हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। तो वही रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसके आगे के उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 6 देखिए ध्यान से। तो ये आपका सॉल्यूशन 6। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। तो क्वेश्चन पता लगाएं आप। क्वेश्चन में पता लगाएं कि कौन सा सूत्र लागू होगा यहाँ पर। गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ वाला अपवर्तन सूत्र लगेगा यहाँ पर। ठीक है। प्रकाश होती कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? साथ में ये भी दे रखा दिया है n बराबर 1.5 एंड r बराबर 20 सेंटीमीटर। चलो यहां पर लिखते हैं, देखिए क्या क्या दे रखा है चिन्ह सहित। ध्यान रखें चिन्ह का विशेष स्पेशली ध्यान रखें आप। अगर आपने चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया तो ये न्यूमेरिकल आप फिर आपके गलत हो जाएंगे, कितना इजी हो। ठीक है। तो दिया है, तो क्या क्या दे रखा है जी? वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ठीक है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो देखो दिया है u बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब इस प्रकार से, मैं देखो थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इस प्रकार से यहाँ है प्रकाश स्रोत, तो देखो इधर जाएंगे प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में इस आपके ये जो ध्रुव है, ठीक है, मिड पॉइंट है, विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको पता है कि ये दूरी चिन्ह नेगेटिव आने वाला है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो फिर क्या दे रखा है? फिर ये दे रखा है कि अपवर्तनांक n हम लिखते हैं म्यू, और कितना दे रखा है यहाँ पर? 1.5। फिर आपको देखो r वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या देखो ऐसे है, और मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे, तो वक्रता त्रिज्या इधर आने वाली है, तो वी भी प्लस में आने वाली है। तो देखिए ये लो साहब, आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। पूछा क्या है? ज्ञात क्या करना है जी? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? v पूछा साहब आपको। ठीक है। तो बहुत आसान है, करते हैं देखिए। तो चलिए, तो गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन सूत्र से, तो देखिए यहां पर लिखेंगे गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन सूत्र से। तो क्या है ये अपवर्तन सूत्र? n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर है n2 माइनस n1 अपॉन r। कुछ एक बुक्स में अटे म्यू, यहां पर म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u, ये u है जी यहां पर, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वही अपवर्तनांक है। ठीक है। अब देखो जी, वायु में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? वायु में। तो देखो जी, तो वायु में रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो n2 बराबर तो होगा n खुद इस कांच के गोलीय पृष्ठ का। ठीक है। और वायु का n1 बराबर कितना जी? 1। वायु का अपवर्तनांक यही क्या होता है? ठीक है। वायु निर्वात, तो रख देते हैं वैल्यू, और भी जो कुछ देर का वो सारा रख देते हैं, करते हैं कैलकुलेशन। कैसे नहीं आएगा देखो, कितना बहुत आसान आएगा। तो यहाँ पर देखो n, तो ये पहले तो इसको सही करते हैं, n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r। ठीक है। n का मान कितना? 1.5। तो ये देखो 1.5, ये मैंने म्यू लिख दिया। ठीक, कुछ एक बुकों में म्यू भी लिखते हैं, इसलिए रखा हुआ है, वैसे कोई जरूरत नहीं है। v निकालना है माइनस 1 बटे u, तो u कितना? माइनस के 100 सेंटीमीटर बराबर n 1.5 माइनस 1 बटे r कितना है? 20। ठीक है। तो देखो ये माइनस तो ये प्लस कर देता हूं, इसको माइनस में हटा देता हूं यहां से। तो देखो 1.5 में से 1 है तो कितना बचा? 0.5। तो देखिए या तो 1.5 बट्टे v प्लस 1 बट्टे 100 बराबर ये 0.5 बट्टे 20। ये पॉइंट आओगे नीचे कितना? यहाँ पर 10 हो गया, 200 हो गया। तो देखो काट देते हैं, तो ये कितना आने वाला है जी काटने के बाद?
तो ये आ गया एक आपका 1/40। अब इस 1/100 का पक्ष अंदर कर देते हैं उधर, या 1.5/v बराबर 1/40 माइनस 1/100। तो इधर ले आते, तो 1.5/v बराबर ये आ गया 1/40 माइनस 1/100। एलसीएम कितना है जी? 40 × 100 ले लेते हैं, बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 100 माइनस 40 और यह आएगा या 1.5/v। ठीक है, तो देखिए या 1.5/v, 100 में से 40 के कितने बचे? 60 बटे ये आ गया 40 × 100। तो कुछ कटने वाला उसको काट देते हैं। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 3, ये कट गया। ये आपका 1.5 है, इसके डबल है तो 2 बार आ गए, 2 से 2 कैंसिल। 1/v बराबर कितना आ गया जी? 1/100, या v बराबर कितना आएगा जी? 100 सेंटीमीटर। अर्थात ये 100 सेंटीमीटर आ गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ जी? ये बनने वाला जो आपका इमेज है, प्रतिबिंब है, वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा साहब आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है जी। ठीक है, ज्यादा जटिल भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, छोटा है, बढ़िया है। ठीक है, नहीं समझ में आए बताना जरूर आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे वाला करते हैं। आगे वाला बहुत आसान है, देखिए कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.57 अपूर्णांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपूर्णांक क्या है? क्या यह द्रव जल हो सकता है? तो देखो जी, तो सॉल्यूशन से तो देखो कोई भी लेंस, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई पात्र में कोई एक द्रव ले रखा है और मैंने कोई लेंस को डाल दिया, ठीक है, और वो डालते अदृश्य हो गया, मतलब दिखना गायब। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस आपने डाला है तो उस लेंस का अपूर्णांक और जिस द्रव में डाला है उस द्रव का अपूर्णांक बिल्कुल बराबर है, तभी वो अदृश्य होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अदृश्य कब होगा? जब डाले गए लेंस का अपूर्णांक और उस द्रव का अपूर्णांक दोनों बराबर है, तभी अदृश्य होगा। ठीक है, तो चलिए क्या पूछा है आप कर लेते हैं आराम से। तो द्रव का अपूर्णांक क्या है जी? तो देखो यहां पर लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? खेल दिखाते समय 1.57 कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। तो द्रव का अपूर्णांक क्या होगा जी? तो यहां लिखे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी लेंस को द्रव में डालने पर यदि लेंस अदृश्य हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि द्रव व लेंस के कांच का अपवर्तनांक बराबर है। ठीक है, अतः द्रव का अपूर्णांक 1.47 ही होगा। ठीक है जी, लो यही हो जाएगा। अब क्या करें? क्या यह द्रव जल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो जी, यह द्रव जल नहीं हो सकता क्योंकि द्रव का अपूर्णांक
द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, ये है 1.47। तो कैसे होगा? तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? गिल्सरीन हो सकता है। यह है द्रव, गिल्सरीन हो सकता है। ठीक है, ये आपका सवाल क्लियर हो चुका है जी। तो आप देखो, हम जानते हैं कि किसी लेंस को द्रव में डालने पर यदि लेंस अदृश्य हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि द्रव व लेंस के कांच का अपवर्तनांक बराबर है। अतः द्रव का अपवर्तनांक 1.47 ही होगा, क्योंकि आपको तो कांच का विधेयक है। ठीक है, अब ये करें, यह द्रव जल नहीं हो सकता क्योंकि द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अरे इसका कितना है? 1.47। तो नहीं हो गए। तो भाई कहाँ होगा भाई इसका? द्रव, आपको द्रव का तो 1.47 हो गया, द्रव पानी का यानी जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ये जो द्रव आपको लिक्विड दे रखा है इसका अपवर्तनांक है वह 1.47। तो कैसे होगा? ठीक है, तो ये क्या कौन सा हो सकता है? गिल्सरीन हो सकता है। अब है ये तो आपको दो जो ये न्यूमेरिकल है, ये तो है कक्षा 12 की। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है उसके, और वो भी चैप्टर नंबर जो आपका रेडियोप्टिक्स है, ठीक है, 9वां चैप्टर उसके। ये जो नीचे वाला एक उदाहरण है, ये कक्षा 11 का है। ठीक है, तो हम उसको भी करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि एक कण की स्थिति समय t के फलन में, तो कण की स्थिति दे रखी है आपको, दिया है कण की स्थिति, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको 80 प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। ठीक है, ये कह रहा है कि एबीसी कांस्टेंट है। ये कह रहा है कि जब कण का त्वरण शून्य है, ठीक है, तो बताओ वेग क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका दो बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे करते हैं वो देखो आप, यहां लिखेंगे समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए dx, तो देखो सॉरी dx अपॉन dt, इसका करते हैं तो यह आ जाएगा a प्लस इसका कितना आ जाएगा जी 2bt, इसका आ जाएगा 3ct स्क्वायर। ठीक है, और देखो जी यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि विस्थापन, ये सीधा लिख देते हैं, चूंकि v बराबर होता है dx अपॉन dt। ये मैंने t नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, इसलिए तो v बराबर क्या आ गया जी a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। यह आ चुका है साहब आपका। ठीक है, तो यह आ गया समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब यह कह रहा है कि त्वरण शून्य है, ऐसा बोल रहा है इसने। तो त्वरण अभी आया नहीं, अभी तो ये वेग तो पूछा, तो वेग वाले तो निकाल ली। तो त्वरण कब आएगा? का वेग में समय के सापेक्ष फिर अवकलन करेंगे, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, तो त्वरण निकालते हैं। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर करते हैं, तो dv अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल 2b माइनस ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 ct। ठीक है, अब देखो चूंकि dv अपॉन dt क्या होता है जी a, ठीक है, ये होता है, यही तो होता है। अब देखो तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, a बराबर क्या आ गया, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 2b माइनस, तो 2b माइनस 6ct। भाई वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है जी त्वरण, तो यहां पर मैंने a रख दिया, तो a बराबर क्या आ गया, इसका तो कोई मतलब नहीं, 2b माइनस 6ct यह है। ठीक है, चूंकि दिया है a बराबर 0। अगला कह रहा है देखो त्वरण की त्वरण शून्य है,
तो पूर्ण शून्य होते हैं, हम वहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये टी का मान निकाल के इस वी वाले में रख देते हैं, वे कर देगा। ठीक है, तो देखो जी, तो देखिए, तो 2b माइनस 6ct बराबर 0, या इस माइनस वाले को 0 की तरफ ले जाते हैं तो 6ct, तो इधर क्या रहेगा जी 2b, तो काट देते हैं, ये 2 1 2, ये 2 3, तो ये आ जाएगा। तो देखो क्या आने वाला है जी, क्या आने वाला है, देखिए काट देते हैं इसको, 2 से काट दिया मैंने तो 3 आ गया, तो 3ct बराबर क्या आएगा इधर मात्र b। ठीक है, यहां से देखो t की वैल्यू कितनी आएगी, b बट्टे 3c, ये आ गया साहब। ये समीकरण नंबर 2 लगा देते हैं। समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं। तो v बराबर जो कितना आने वाला है a, तो a तो रहेगा साहब प्लस 2b, तो t की जगह क्या रखेंगे b अपॉन 3c, ठीक है, माइनस 3c, और ये t की जगह रखेंगे, सीधा ही कर देता हूं मैं इसको, ठीक है ना, तो सीधा क्या होगा t का वर्ग कर देते हैं, तो b स्क्वायर बट्टे 3c है तो इसका वर्ग करेंगे तो 9c स्क्वायर, तो देखो क्या रहेगा जी v बराबर, तो a प्लस 2b स्क्वायर, क्या है ये लिख देते हैं 2 इंटू क्या रहेगा जी b स्क्वायर अपॉन 3c, माइनस देखो काट देते हैं, एक c से तो एक c कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो ऊपर क्या रहेगा जी b स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर, सॉरी c बचा है, एक c तो कैंसिल हो गया ना, तो ये आ गया। देखो इधर था 2b स्क्वायर अपॉन 3c, मतलब देखो सेम ही है, ठीक है ना, तो ये तो दो, ये तो देखो डबल है, ये सिंगल है, तो 2b स्क्वायर 3 में से ये एक सिंगल लेस कर देंगे तो क्या बचने वाला है, इधर ये a है, तो v बराबर देखो a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c, ये बचेगा साहब, यही आपका आंसर होने वाला है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, ये रहा, तो इसका ये आंसर होगा जी पहला, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, फैला दो पूरे को, ब्रह्मांड में फैला दो पूरे को, खूब सारे सब्सक्राइबर, ठीक है। और अगर कुछ आपको ऐसी वीडियो में कुछ कमी दिखाई दे रही है तो मेरे को जरूर बताएं आप कि सर ये ऐसा ऐसा है, इसको थोड़ा ऐसे करें आप, क्योंकि आप मेरे को बताएंगे तो मैं इसको सुधार करता जाऊंगा, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करें, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की कि ये आपकी समझ में आए। ये कक्षा 11 के लिए, ये कक्षा 11 के लिए, ये कक्षा 12 के लिए, बाकी जो कक्षा 12 के जो बाकी हैं वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।